ऑल राइट, हेडिंग डालिए आप तो हेलोजेंस। तो भाई हेलोजेंस का मतलब क्या हुआ? बेसिकली सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। हेलोजेंस का मतलब क्या है? सॉल्ट फॉर्म। ऐसे याद है ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोलते थे? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो हेलोजन नाम कहां से डराइव है? हाँ जी। सो हेलोजेंस आर बेसिकली सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। कौन कौन से बेटा लिस्ट में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नीचे बताओ। हाँ, ठीक है ना? चेक करो चेक करो, जल्दी बताओ। ये तो याद रहना चाहिए अब तुम लोग को। अब तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है सारा। तो टीएस है ना बेसिकली। टीएस, गुड। स्पेलिंग क्या है? TENN। फाइल कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको? टेनेसीन। याद रहेगा? ओके बच्चों। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसीन, ये हमारे पास लिस्ट है इनकी। आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? चलो मेरे साथ ही लिखो, अपने 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 नोटबुक में लिखो और मैथ कराओ मेरे से। इसका होगा हीलियम 2s2 2p5। ये होगा नियॉन 3s2 3p5। ये होगा आर्गन 3d10 4s2 4p5। कितने लोग ब्रोमीन का करेक्ट हुआ? यही सोचा था। चलो आगे वाला करो तो जल्दी। आयोडीन का क्या होगा? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p। अच्छा, एफ ऑर्बिटल कहीं स्टार्ट तो नहीं हो गए? डर तो नहीं रहेगा ना? क्योंकि भाई एफ कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ। एस पहले से, पी सेकंड से, डी थर्ड से स्टार्ट होता है, एफ फोर्थ। फोर्थ का मतलब 1 2 3 फोर्थ पीरियड नहीं बोल रहा हूं। ये जैसे 4D है ना, वैसे 4F। तो अब आएगा कौन सा? जेनॉन। अब यहाँ पे 5D10, और 5D10 से पहले क्या करेंगे? 4F14, 5D10, 6H2 एंड 6P। भाई अगर आउटर मोस्ट देखा जाए तो चाहे कोई भी हो, इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP NP5। NH2 NP5। टेरेसीनियम का क्या हो जाएगा भाई? रेडॉन। रेडॉन का क्या होता है? Rn। फिर 5F14, 6D10, 7H2 7P। ओके, गॉट इट। चलो भाई, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, हम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे कम कितना हो सकता है? -1। मैक्सिमम कितना हो सकता है? +7। स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। आइए देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है? कि जो s के इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली इनर्ट हो जाते हैं फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ द p ब्लॉक। हैवियर का मतलब, तो यानी अगर मैं बात करूं,
तो +5 में क्लोरीन +5 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ब्रोमीन +5। ब्रोमीन +5 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा देखो, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, यानी पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी उनकी अब कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा हो रही है। पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इनमें कोई भी पॉजिटिव स्टेट हाईली स्टेबल नहीं होता है, बल्कि उल्टा कोई भी पॉजिटिव स्टेट इनका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल लिखो। अच्छा ये बताओ, ये पूरा रेंज में फ्लोरीन का तो सिर्फ ओनली वन नॉन जीरो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? माइनस। सबको क्लियर है? ओनली वन नॉन जीरो स्टेट माइनस। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सबका रेंज यही है। सबसे रेयर इनका जो सबसे रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो है +3 ना। +3 काफी अनस्टेबल। ओके। अच्छा बताओ, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी? ओनली वन इन ग्राउंड स्टेट। ये सुनो, ग्राउंड स्टेट अगर मैं आयोडीन का पूछूं या किसी का भी पूछूं, तो दे हैव बेसिकली हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ओनली वन। सो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, मोनोवेलेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन, उसमें क्या करोगे? 6s2 एंड 6p। बोलो, 4 समझ आ रहा है क्या? और एक इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दिया? 6d में। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 अनपेयर्ड। फिर एक और करूं, मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट कर दूं। 6s2 6p 3 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? इधर कितने लोग कह रहे हैं? कितने हो गए? कितने अनपेयर्ड हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आयोडीन IF7 अगर बना रहा है तो कौन से एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा? IF7 बना रहा है तो कौन से एक्साइटेड, इसका मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो 3, सेकंड में 5, थर्ड आओगे तो S का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके इधर आ जाएगा, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लिखो IF5, IF3, ये बात लिख लो। IF, IF is formed in ground state of iodine. IF3 is formed in first excited state. IF5 is formed in second excited state. And IF7 is formed in थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये लिख लो सारी बातें।
सबको क्लियर है ये? हम्म। लिखो। रिलेटिवली +3 स्टेट ऑफ हेलोजेंस आर अनस्टेबल। ओके, ऑलराइट। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए तो कौन सी ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? हेलोजेंस का। ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। हेलोजेंस। यस और नो? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कोई कर रहा है तो उसका खुद क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो काम कैसा करेगा? ऑल दी हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 Cl2 Br2 I2 के हिसाब से जाएगी। ऑल दी हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in elemental state and in any higher oxidation state। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक? F2Cl2 उनका पावर लिख लिया सबने? लिख लो। नोट डाउन। बोलो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। अब इनमें इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रिडक्शन का मतलब क्या हुआ भाई? ये इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी अगर Cl2 है तो Cl2 माइनस हो जाए। ई नॉट F2 है तो F2 माइनस हो जाए, बेसिकली F माइनस हो जाए। मतलब ई नॉट रिडक्शन का मतलब क्या है? ई नॉट X2 से X माइनस एक्वस स्टेट का ईएमएफ वैल्यू। फ्लोरीन बताओ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? आओ चलो वैल्यूज दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है फ्लोरीन का। पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आपसे पूछे सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। तो उसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, 2.87 होती है प्लस फ्लोरीन की। ठीक है। क्लोरीन की कितनी होती है? ये घट करके 1.36 हो जाती है पॉजिटिव में। ब्रोमीन की कितनी होती है? 1.09। आयोडीन की कितनी होती है? 0.54। मतलब अगर आप देखो तो आयोडीन रिलेटिवली पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना अच्छा नहीं है। बोलो भाई। मतलब I माइनस से I2 बनाना रिलेटिवली ज्यादा इजी, इजियर। इसलिए देखो, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी I माइनस को I2 बना देते हैं। जैसे Fe+3, अगर I माइनस लियो तो ये Fe+2 I2 बन जाता है। कॉपर+2 प्लस I माइनस है तो कॉपर+1 एंड ये I2 में बन जाता है। याद है कॉपर+1 का स्टेट Cu2I2 बनता था? याद होगा यार अब तक तो तुम लोग को ये। क्लियर है ना? I माइनस से I2 बनाना आसान होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल लोगे तो पक्का कर लेगा यार। समझ में आ रहा है? पावरफुल लोगे तो पक्का ही कर जाएगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि KMnO4 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, अब अगर I माइनस लोगे तो पक्का ही बनेगा यार। ये Mn+2 आ जाएगा बेटा, और ये I2 आ जाएगा।
ठीक है, सबको क्लियर होगा? तो KMnO4H+ आयन I माइनस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके Mn+2 NI2 बनाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू देखो 0.54 है। ये सारी वैल्यूज किसके रेफरेंस में लिया जाता है? हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद आ रहा है क्या सबको? H+ से H2 बन रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो इसका E0 वैल्यू 0 मानते हैं और इसका रिवर्स का भी 0 हो जाएगा फिर। तो हम हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो भाई हाइड्रोजन से तो कहीं ज्यादा पावरफुल है ना Fe+3, कॉपर+2। बोलो। तो इसलिए इसलिए इसके कंपेयर मतलब आयोडीन की वैल्यू कम होने की वजह से, देखो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जिसका ईएमएफ पॉजिटिव हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल नहीं। भाई इसके सामने KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे, E0 ऑफ KMnO4 to Mn+2 in acidic medium, if I am right, it will be way more greater than this. मान लो रफली 2 पॉइंट समथिंग, मैं बस बड़ा ही वियर्ड सा वैल्यू बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी एक्चुअल में कितनी होती, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है, बट ये मान लो कि 2.1 है। तो अब भाई इसका भी 2.1 है, उसका भी 2.1, अगर इन दोनों को साथ में लोगे तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या बनाऊं मैं। I2 से I- जाने में जो वैल्यू है वो 0.54 है, और इधर से इधर जाने में, तो क्वेश्चन पूछता नहीं है कि भाई बताओ इनमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, तो कॉम्पिटिटिव बात हो गया ना, तो इनमें जिसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम है उसका। तो जब इसका पलट करके ऑक्सीडेशन कराओगे तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2.1 माइनस 0.54 पॉजिटिव वैल्यू। नेट ईएमएफ ऑफ अ रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव। हाफ सेल का तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ईएमएफ तो वैसा पॉसिबिलिटी हम कैसे देखते हैं? नेट वैल्यू को देख करके। इसलिए तो मैं बोला हूं कि ये वैल्यू इतना कम है कि इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। समझ आ रहा है? चलो ग्रेट। तो मतलब अगर कायदे से बोला जाए तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में यही सब। अच्छा, कोई एक रिएक्शन ऐसा बताओ जिसमें आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो, कोई एक रिएक्शन अपने पूरे जितना भी तुमने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनमें कोई एक रिएक्शन खोज के निकालो जिसमें आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। ज्यादातर रिएक्शन में तो तुम देखो ना, I- से I2 बन रहा है। बताओ 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 बताओ। ये लिख लिया सबने ना, ये वैल्यूज लिख ली ना, ये लिखनी थी। अपने पूरे एक्सपीरियंस से कोई एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें आयोडीन कैसा बिहेव कर रहा हो, बोलो। ऑक्सीडाइज नहीं ध्यान आ रहा है? चलो, वो रिएक्शन है हाइपो का, और इतना फेमस रिएक्शन है Na2H2O3 व्हेन ट्रीटेड विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। याद आया कुछ क्या? तो I2 से क्या बन जाता है वो NaI, और ये क्या बन जाता है, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनता है, पायल जल्दी बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस? पढ़ाई हो रही है ना, तो फिर ये सब आंसर आने चाहिए, बताइए। ये सब तो हम लोग रिवीजन में कर रहे थे, कितने लोगों को याद है प्रोडक्ट? हाथ उठाओ, बताओ। ये रिवीजन में भी कराया रेडॉक्स के, Na2H4O6 ये बनता है, Na2H4। तो ये 2.0 से 2.5 में चला गया, देख रहे हो ये इसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये काम कैसा कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जीरो से ये खुद कहाँ गया, -1, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर, ये उन रेयर में से ऐसे रिएक्शन है जिनमें आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बोलो। चलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ो, मिटा दो इसको।
अच्छा यहीं पे मैं एक और चीजें पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोग को याद है। टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट if H2O2 is oxidizing this Ki in acidic medium and the same H2O2 is oxidizing this Ki in basic medium. बोलो। बिल्कुल सही, IO3 माइनस बनता है। मैंने बताया था आयोडीन इज नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम, I2 बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है, तो वो IO3। देखो इसमें ध्यान से देखो, एकदम से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया, क्योंकि मैंने वो समझाया है +3 स्टेबल, सीधा +5 में ले गया, IO3 माइनस। याद रखना बेसिक मीडियम में। सिर्फ यही नहीं जी, इनफैक्ट Ki को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके यहाँ बेसिक मीडियम कर दिया ना, तो इसका प्रोडक्ट IO3 माइनस। Ki को आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रख लिया ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो I2 बनता है। हमेशा याद रखना, कुछ रिएक्शंस इतने फिक्स्ड हैं, बार बार ये आते हैं कि अगर आप एक बार भी सेट कर लो तो काम हो जाएगा आप लोगों का। अभी भी नहीं किया तो फिर अब अगला एग्जाम ही है सीधा, ठीक है। ये आखिरी मौका है सेट करने का दिमाग में। सबको क्लियर हो गया? आइए चलिए, तो भाई हमने डिस्कशन कर लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इनकी बातें कर लेते हैं। फिर से वो एलिमेंट लिखता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड CS, क्या है? टेनिसन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनका अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज में कोई इरेगुलरिटी है? बिल्कुल नहीं। फ्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन एंड डॉट डॉट डॉट। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई इरेगुलरिटी है? नहीं सर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई क्लोरीन, फॉलोड बाई ब्रोमीन। क्या इनकी वैल्यूज बता सकते हो? इसका कितना है फॉलिंग स्केल पे? 4। इसका कितना है? 3 पॉइंट, सुधर जाओ। अरे तुम लोग कहाँ का चीज कहाँ कर रहे हो भाई? अभी क्लोरीन के बगल में कौन होता है? ऑक्सीजन। सेम पीरियड में वो हाफ हाफ डिक्रीज करता है, ऐसे करोगे क्या तुम लोग? हाँ, 3 होता है। ब्रोमीन का चेक करके बताओ मुझे कितना होता है? 2 पॉइंट। और ये चेक कर लेना भाई, ये मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। डिक्रीज करता है सही है, बट वैल्यूज तुम पे रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है? तुम अपना वेरीफाई कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को याद है पॉलिंग स्केल की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, कोई बात नहीं, चलो। 2.5 एंड 2.8, 4, 3, 2.8 एंड 2। देखो कुछ डेटा एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, खास करके हेलोजन में। अगर मैं सही हूं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो जेडी लिखा, वहां पे हम रेफरेंस लेकर के कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल डेटा पूछता भी नहीं एग्जाम में कि इसका वैल्यू कितना है, रिलेटिव ऑर्डर ही आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक टर्म आता है, कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा Hg। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर एक बात होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड केस। तो एनर्जी तो रिलीज करते हैं, सबकी एफिनिटी पॉजिटिव है, सबकी एफिनिटी, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसकी होती है एफिनिटी? क्लोरीन। सबसे ज्यादा क्लोरीन की एफिनिटी, फिर एंड फिर आयोडीन।
अब आप वो वैल्यू जानना चाहोगे कितना होता है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है और क्लोरीन का है, ये ज्यादा नेगेटिव आना चाहिए। मैं वैल्यू देख लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज रेफर एनसीईआरटी। यस, आई हैव दीज वैल्यूज। -333, -333, ये किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूं डेटा ना, आप लोग भी नोट कर लेना। और क्लोरीन का वैल्यू, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा एच जी। और ये ऊपर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका वैल्यू है -349, -349। बताओ, हाईएस्ट हो गया ना क्लोरीन का, बेसिकली एनर्जी रिलीज होने के टर्म में, इसलिए तो बोलते हैं हाईएस्ट एफिनिटी। फिर ब्रोमीन का -325, -325, एंड आयोडीन 296। मतलब देख रहे हो, सब 300 के लगभग या उससे ऊपर है, इलेक्ट्रॉन लेने में सभी आगे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत भयानक गैप है, 349, 333, कितना ही गैप है यार किलो जूल पर मोल में, बहुत ही कम है। तो सभी के सभी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो गया? होना तो फिर क्लोरीन को चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्लोरीन की, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि भाई F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलना क्लोरीन को चाहिए था। कौन कौन इसको जस्टिफाई करेगा कि आखिर क्या चीज है इसके अंदर का प्रोसेस, क्यों? क्योंकि गलत कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने बताया ये भी सही है, और जो मैंने वो बताया था वो भी सही है, लेकिन आपस में रीजनिंग स्टैब्लिश नहीं हो पा रही। कौन समझाएगा? और ये बात भी मैंने एक बारी नहीं, कई बारी एक्सप्लेन किया है क्लासेस में, बस मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग का फोकस कितना रहता है पढ़ते टाइम। बताइए। हाँ भाई, अर्नव बिल्कुल बताओ। नहीं, एफ माइनस पूरा प्रॉपर बनता है इसमें तो, ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात थोड़ी ना है भाई। F2 तो इलेक्ट्रॉन लेके प्रॉपर एफ माइनस बनाता है ना। बोलिए, बताइए। हाँ बोलो दक्ष। बिल्कुल नहीं, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नहीं, ये तो अपने जगह सही है, चलो ठीक है। बात अब इसकी हो ही नहीं रही है। हो गया? बोलो, क्या रीजन दोगे भाई? बताओ सुचेत। हाँ, सृष्टि से पहले सुचेत से पूछ लेता हूँ, फिर बताओ। क्या तुम लोग का कहाँ पे दिमाग है? देखो क्या है, सारा पंगा तुम लोगों का ये। पहली बात, मैंने एफिनिटी का जब बात किया तो एफिनिटी सिर्फ एटॉमिक फॉर्म से एफ माइनस गैसियस बनने का प्रोसेस है, और पूरे रिडक्शन प्रोसेस का ये एक छोटा सा पार्ट है।
पूरे रिडक्शन में तो वो पहले F2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, पहले F2 से क्या बनना है, F। तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी टर्म आ गया। अब इस F गैस से इलेक्ट्रॉन लेकर के F माइनस गैसियस बनेगा, यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया, लेकिन क्योंकि वाटर में लिया हुआ है तो F माइनस एक्वस यानी हाइड्रेशन एनर्जी। तो भाई हाइड्रेशन एनर्जी कहने का मतलब affinity is not the only energy parameter which is involved in the whole reduction process, it is just part of it। पूरी पूरे चीजों में बॉन्ड डिसोसिएशन भी है और हाइड्रेशन भी है, और F माइनस का हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगा क्योंकि छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और F2 का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही खराब होता है। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करोगे तो बॉन्ड एनर्जी सबसे बढ़िया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, तब जाके आयोडीन आता है। और हाइड्रेशन एनर्जी तो प्लेन है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ X माइनस F माइनस एक्वस इज वे मोर हायर देन Cl माइनस एक्वस। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। Br माइनस एंड I माइनस हाइड्रेशन एनर्जी का रेगुलर ऑर्डर है। सो F2 is very powerful oxidizing agent, even more powerful than chlorine, bromine and iodine, is because of two reasons: high heat of hydration energy and low bond dissociation energy। अगर एक ही आंसर करना हो तो हाइड्रेशन अपने आप में ही डोमिनेटिंग है, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी वहां पे कोई लेना देना नहीं पड़ेगा। ओके, सो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेने देने की टेंडेंसी से नहीं, बल्कि उसके एलिमेंटल फॉर्म से वो जहां जा रहा है उसमें सारे एनर्जी प्रोसेस यूटिलाइजेशन। क्या यही रीजन हम लोगों ने पहली पहली बार जब पढ़ रहे थे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक याद आ रहा है, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, सीजियम की। भाई अगर मैं फ्रांसियम को हटा भी दूं रेडियो एक्टिव समझ करके, तो सबसे बढ़िया तो सीजियम होना चाहिए, लेकिन लिथियम सबसे पावरफुल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव होता है। और जो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, फ्लोरीन। समझ में आया? तो स्टार्टिंग आपको मालूम है लिथियम, एंड मालूम। अच्छा, ये क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या स्पीड को भी बताते हैं? ये थर्मोडायनेमिक डेटा पे बेस्ड है, डेल्टा जी पे बेस्ड है, इसलिए ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी बताते हैं। इसलिए एक बार ये और क्वेश्चन पूछा था कि भाई लिथियम तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम को पानी में डालो तो स्लो रिएक्शन होता है, सोडियम को डाल दो पानी में तो आग पकड़ लेता है, इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों? तो आप बोलोगे विग्रस होना और स्लो होना ईएमएफ की वैल्यू से नहीं पता चलता है, वो तो पता चलता है स्लोवेस्ट स्टेप किसका फास्ट है। और स्लो स्टेप कौन होता है, जो हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, डिफिकल्ट हो रहा हो, यानी बॉन्ड टूटना। तो लिथियम सॉलिड से लिथियम बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहां से आयोनाइज करना भी डिफिकल्ट होता है। तो बैक टू बैक दो एनर्जी अगर चेंजेस को आप ऐड करोगे तो काफी ज्यादा एंडोथर्मिक है, इसलिए लिथियम से लिथियम प्लस बनना स्लो हो जाता है। समझ गए ना? और एक बार प्लस बन गया तो उसके बाद तो फास्ट है वो, क्योंकि प्लस बनने के बाद अच्छे से हाइड्रेट होगा, तो वहां हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट होती है लिथियम की, इसलिए लिथियम का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, बट विग्रेस नहीं होता है, स्लो होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी बातें थी बेटा। तो आई होप कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी क्लियर हो गई सबको? चलो ग्रेट। अब आ जाओ देखते हैं। अभी बताओ, मैंने आपको रिलेटिव वैल्यू बता दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर की, राइट? सारी रिलेटिव वैल्यू बता दी मैंने। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ब्रोमीन बनाना हो, Br2 कहां से बनाना है? Br2 बनाना चाह रहा हूं Br माइनस से।
यहां पे मैं कौन से X2 ले सकता हूं? X2 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, कैन आई टेक F2? B, कैन आई टेक Cl2? C, कैन आई I2? एंड D, ऑल कैन बी यूज्ड। क्या करेक्ट होगा? अगर मुझे Br माइनस से Br2 बनाना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? अगर हेलोजन ही मेरे पास चॉइस है तो, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास नहीं है, क्या यूज कर सकता हूँ? तो देखो, आप सीरीज देखो, उसी से निकाल लो। F2 सबसे पावरफुल था, फिर फिर इसका मतलब ब्रोमीन बनाना है तो उससे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कुछ भी ले लो, वो Br2 बना देगा। लेकिन जो ब्रोमीन से भी नीचे है वो कहां इसको बना पाएगा? ये बेसिकली ऐसा होगा ना कि Br माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा X2, और खुद क्या बन जाएगा? X माइनस। तो बेसिकली अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई रिड्यूस होना पड़ेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो नेट ईएमएफ पॉजिटिव बना देगा। इसलिए सबसे बढ़िया आंसर इसमें कौन सा है? ए एंड सी। सी का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? इसको ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि बेटा, अगर आपको Cl माइनस से Cl2 जाना है और हेलोजन का यूज करना है, क्या यूज कर पाओगे? ओनली थिंग विच यू कैन यूज, F2। लेकिन मैं आपको बोलूं कि बेटा I माइनस से आपको I2 जाना है, बताओ, तो बोलोगे सर F2 यूज कर लो, या Cl2 यूज कर लो, या Br2, सब इससे अच्छे हैं। तो कोई भी इसमें आंसर हो। लेकिन F माइनस से F2 जाना हो तो क्या यूज करें? F माइनस से F2 जाना हो तो क्या यूज करें? इसके लिए कोई सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है। उससे पावरफुल कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है। फिर अब क्या करें? क्या ये F2 बनेगा ही नहीं फिर? जब इतना टफ है तो F2 बनेगा कैसे फिर? इतना टफ है तो F2 कैसे बनेगा? बस बिल्कुल सही। जो चीज नॉर्मली पॉसिबल ना हो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से, फोर्सफुल प्रोसेस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये F माइनस इज कन्वर्टेड इनटू F2, या उल्टे शब्दों में बोला जाए तो फ्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। उसका मेन, अब पूछता भी एग्जाम में कौन सा कंपाउंड है, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो आंसर है KHF, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या मिलता है आपको? F2 मिलता है। ओके, so formation of F2 is not possible from F minus using any oxidizing agent. Why? Because F2 itself is most powerful oxidizing agent. तो फिर कैसे मिलेगा हमें F2? The only way by which we can get the value of get F2 is electrolysis. F माइनस से आप यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं, किसका कराते हैं? हाँ, लिख लो, KHF2। अब KHF2 के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने कभी इसके बारे में डिस्कस किया है। चलो देखते हैं, बताओ। KHF2 पूछता एग्जाम में, KHF2 एग्जिस्ट, KHCl2 डज नॉट। KHBr2 का तो सवाल ही नहीं उठता है। KHI2 तो सोचना भी पाप है। ये कुछ भी नहीं बनते, सिर्फ KHF2 बनता है। बताओ ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इसका F माइनस के साथ है, ट्रू नेगेटिव के साथ है। हाइड्रोजन
कोई अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। रफली 27 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 27 किलो कैलोरी। नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ 8 से 10 किलो कैलोरी में खत्म हो जाती है। यहाँ ट्रू नेगेटिव होने की वजह से ऐसा। अब बताओ मुझे, सबसे पावरफुल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड F-HF के बीच में है, तो इस सॉल्ट को KHF2 को अगर मैं पानी में डालूं, H2O लिक्विड, तो क्या मिलने वाला है? तो आंसर है K+ मिलेगा, और HF2 बिना टूटे हुए ऐसा एज्यूम होगा जैसे ये एक नेगेटिव आयन है, कंबाइंड रूप से ये मिलता है। सो इट गिव्स टू आयन K+N। यू आर नॉट गोइंग टू गेट K+F-, ये नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं मिलने वाला है आपको, ये अलग होंगे ही नहीं HF2-। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जाकर के ये समझ में आ गया सबको। दैट्स हाउ वी गेट व्हाट। तो एक्वस सॉल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है, मिला ही नहीं ना, HF2- ही मिल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक सबको क्लियर है। अब आते हैं, हेलोजन्स आर कलर्ड, यू नो, इतने नॉर्मल नहीं है हेलोजन हमें देखने के लिए कि हम आराम से दिखाई दे। देख लो कितने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए नेचर में इनका एग्जिस्टेंस मोस्टली किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही रहेगा। बोलो, बोलो भाई। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाना पड़ता है, जब भी उनका यूज करना पड़े तो बनाना पड़ता है। जबकि देखो सल्फर जैसे कंपाउंड आराम से माइनिंग से निकाले जाते हैं। सल्फर की माइनिंग होती है ना, येलो कलर का कंपाउंड आता है S8 का, सल्फर की माइनिंग करके निकालते हैं। इनका तो प्योर फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यू विल नेवर गेट F2 इन F2 फॉर्म। नेचर में कोई भी है F2 से कंबाइन करके कुछ और ही बन जाएगा। F2 तो इतना खतरनाक है कि नोबल गैसेस को भी नहीं छोड़ता है यार। जेनॉन के साथ कंबाइन करके XeF2 बना लेगा, XeF4 बन जाएगा, XeF6 बन जाएगा। इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द जेनॉन एंड फ्लोरीन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप सोच सकते हो कि F2 कितना डिफिकल्ट है बनाना, और बनाने के बाद उसको बचा के रखना, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, F2 के रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए मतलब ये केमिकल बड़ा सेफ नहीं है, और ना तो बहुत ज्यादा बना करके रखा जाता है कहीं पे, इतना खतरनाक है F2। भाई कहाँ रखोगे इसको, जिस कंटेनर में रखोगे पता चला उसी से कंबाइन कर जाए, कंटेनर गायब हो गया, फ्लोरीन बाहर आ गया। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है F2 को बनाना, मतलब स्टोरेज वगैरह के लिए। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मेरा डिस्कशन इसमें ये करना है कि इनके कलर के पीछे का क्या रीजन। ये सारे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी कलर्ड होते हैं। फ्लोरीन का कलर उतना अच्छे से हम लोगों को बताया नहीं जाता है। ब्रोमीन सबको मालूम है ना, रेडिश ब्राउन या ब्राउन, एंड आयोडीन वॉयलेट होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस अगर देखा जाए तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज, लिखो, लिखो ये बात, लिखो, एग्जिस्टेंस इन एलिमेंटल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, existence in elemental form at room temperature, existence in elemental form at room temperature, लिखो, fluorine exists as pale yellow gas, fluorine is greenish yellow gas, fluorine is greenish
येलो गैस। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर देना। whereas iodine exists as violet solid। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि भाई ये कलर क्यों होते हैं, क्योंकि कलर तो यूजुअली हमने पढ़ा है डीडी ट्रांजिशन से कलर होता है, याद आ रहा है ना। इसमें तो कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं है, फिर ये क्यों कलर्ड है, समझाइए। एक बार आया हुआ था क्वेश्चन। बोलो। बिल्कुल सही आंसर। तो देखो, कलर होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डी टू डी में भी हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर से भी हो सकता है। याद करो एलएमसीटी किसमें, कोई बताएगा। KMnO4, K2Cr2O7, इन सब जगहों पे ये +7 में है, D0 में है। यहाँ ऑक्सीजन का अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके ऑर्बिटल में जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है लाइगेंड से मेटल, इसलिए LMCT का मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, तो LMCT बोलते हैं। KMnO4 इज कलर ड्यू टू LMCT। डीडी ट्रांजिशन से कलर कहां कहां आता है आपको मालूम है, D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन हो तो डी ट्रांजिशन। यहां पे क्या रीजन है, तो भाई वो चाहे F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, इनका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन F2 का करूं तो आपको याद है σ1s2, फिर σ*1s2, एंड डॉट 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 डॉट। फिर आपको याद है क्या कुछ, π2px, π2py, मैं सिग्मा नीचे कर दे रहा हूं, σ2pz, π2px2 इज इक्वल टू π2py2। एंड इसके ऊपर कितने लोग कह रहे हैं भाई, देखो σ1 का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ऐसे ही σ2s 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 18, यहां तक कितना हुआ 14, 15 16 17 18 हो गया। इसके ऊपर क्या है σ*2pz, तो कितने लोग कह रहे हैं, और ये क्या है π*2px इज इक्वल टू π*2py। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। और ये ल्यूमो बोलते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ लाइट का एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता है और वहां से, तो यहाँ ट्रांजिशन किसके किसके बीच में हो रहा है, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। लिखो, halogens are colored due to homo lumo transition taking place, due to electronic transition taking place between homo and lumo, between homo and lumo। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, किसके बीच में, होमो एंड ल्यूमो, वो भी किसमें, इन विजिबल रीजन। क्योंकि विजिबल में नहीं हुआ, अल्ट्रावायलेट में चला गया ये गैप तो नहीं होगा। अब आप देखो धीरे धीरे, अगर आप ध्यान से देखो तो होमो ल्यूमो का एनर्जी गैप कम होता जाता है, जैसे जैसे आप F2 से Cl2, Cl2 से Br2, Br2 से I2 जाते हैं, तो गैप कम होगा। तो आयोडीन वाले केस में, I2 के केस में ये गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए ये रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, हमें दिखता कैसे है, हाँ, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, बट दिख कैसा रहा है हमें, वॉयलेट। अरे बोलो ना, मतलब ऐसा करके देखते हैं, मतलब VI, कुछ याद आ रहा है आप लोग को।
सॉरी, रेड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब येलोइश रीजन में ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब लोअर एनर्जी वाले चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमें दिख क्या रहा है, ये हायर एनर्जी। तो उल्टा नहीं समझना है, कभी ये पूछ ले होमोल्यूमो का गैप किसका ज्यादा है, आंसर है F2 का ज्यादा है, तो कहोगे वहां तो येलो कलर दिखाई दे रहा है, फिर मैंने यही लिखवाया ना F2 येलो है। तो येलो देखने से तो समझ में आता है कि यार येलो की तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, वॉयलेट की। तो आयोडीन नहीं होना चाहिए होमोल्यूमो का गैप ज्यादा। आंसर है जो एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? अगर फ्लोरीन हमारा दिख रहा है कैसा, येलोइश, तो पक्का उसने वॉयलेट एंड इंडिगो वाले स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब किया है। आ रहा है बात समझ में? तो होमोल्यूमो का गैप नीचे की तरफ घटता जाता है, इस वजह से हमने। चलो ठीक है बेटा। देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब रेगुलर है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। भाई तभी तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड है। लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट से ही हमारा आंसर आ जा रहा है। और देखो सारे के सारे नॉन मेटल है, इजंट इट? भाई मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एस्टेटाइन और उनके अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? बोलो। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ब्रोमीन का, बता दे रहा हूं मैं अभी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन इज 332.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 332.5 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 332, 273 घटा लो ना, कितना? हाँ लगभग 60 के आसपास। ठीक है, 60 डिग्री के आसपास हो ब्रोमीन, 60। ठीक है, लिखना है वैल्यूज, जरूरत नहीं है यार इसका, करना हो तो कर सकते हो। आयोडीन वैसे सॉलिड है, आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 386 है। अच्छा, किसमें, किन दोनों में? गैस। चलो भाई लिख लो यार, अगर आपको ऐसी तकलीफें हैं तो। वैसे F2Cl2 दोनों तो गैस है, तो उसके लिए जरूरत ही नहीं है। ब्रोमीन का लिख लो 265.8 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, 265.8 मेल्टिंग पॉइंट, और 332.5 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। केल्विन में है ये सारा, 265.8 मेल्टिंग पॉइंट एंड 332.5। आयोडीन का 386.6 मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी वो सॉलिड रहेगा, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी वो सॉलिड रहेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है वाटर, 373। और आयोडीन बॉयल कब होगा, 458.2 पे। बेटा वो प्रेशर पे डिपेंडेंट, कोई भी फेज ट्रांजिशन प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। चलो ये पॉइंट आप लोग कंसिडर करना, 458.2 लिखा हुआ है ना। अब इसको आप एनसीईआरटी के डेटा से वेरीफाई करना, अगर वो सब्लिमेट हो रहा है तो वहां स्टार लगा के लिख देता है कि ये किस टेम्परेचर, मतलब कौन से प्रेशर पे ये वैल्यू है। अगर सब्लिमेट नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये नॉर्मली जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वही दे रखा है ना, वो देख लेना तुम लोग, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। अब हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन।
इंपॉर्टेंट चीजें ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई हैं, अब बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन कैसे बनाए हम लोग, F2Cl2Br2I2 ना। तो देखो फ्लोरीन का हम लोग अलग से देख लेंगे, सबसे पहले देखते हैं, या सीक्वेंस में चलो, चलो लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन सबसे डिफिकल्ट था, बोलो कैसे बनाते हैं। हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक और तरीका भी है, एक कंपाउंड है मैंगनीज का, वो अनस्टेबल होता है MnF4, वो डिकम्पोज करके F2 देता है, बट वहां पे भी F माइनस से ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। लिखो पहला मेथड लिखो, F2 is prepared by electrolysis of KHF2। इन लिक्विड HF, वाटर के अंदर नहीं रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, लिक्विड HF, इन लिक्विड HF। दिस इज वन मेथड। अदर मेथड इज, व्हाट इज द अदर मेथड, लिखो, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर फ्लोराइड, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर फ्लोराइड ना, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर फ्लोराइड। अब हायर फ्लोराइड में जैसे MnF4 है, निकिल का फ्लोराइड NiF4, ये सब डिकम्पोज कर जाते हैं, ये डिकम्पोज करके क्या बनता है, इट कन्वर्ट्स इनटू MnF3 एंड इट गिव्स ऑफ फ्लोरीन गैस। बट अब ये बनाते कैसे, ये कैसे बनाते हैं, तो K2 MnF6 डिकम्पोज करके 2KF MnF4 बनता है। इसका ये सोर्स ऑफ MnF4 फ्रॉम हियर K2MnF6। फिर आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि भाई K2MnF6 कहाँ से बनता होगा, तो उसका रॉ स्टेज कहाँ से हम लोग लेके आएंगे, KMnO4। KMnO4 को जब HF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो मैंगनीज +6 से +4 स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व करते हुए। वो भी रिएक्शन लिखना हो तो कर ही लो, बट इतना डिटेल में जाएगा नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा तुम लोग का। HF in the presence of H2O2, it forms K2MnF6, along with that ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। 7 से कहाँ गया, 4 में, ये -1 से कहाँ गया, 0। तो बेटा यही सोर्स है आपके लिए, यहां से यहां यूज हुआ, यहां से MnF4 मिल गया, MnF4 जाकर के डिकम्पोज, मैंने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में बता दिया। ओके, गॉट इट। अब रिलेटिवली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बनाना ज्यादा आसान है, और हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक तो मैंने तरीका आपको बता ही दिया, कौन सा, हायर हेलोजन यूज करके। भाई आपको अगर Cl2 बनाना हो तो यूज F2 विथ Cl-, तो उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। लिखो, जो सबसे कॉमन मेथड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, लिखो, बाय यूजिंग MnO2 इन एसिडिक मीडियम। कैसे बनाते हैं, MnO2 पाइरोलोसाइड, KMnO4 यूज करने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा रॉ स्टेज में MnO2 के डिपॉजिट्स नेचर में जगह जगह मिलते हैं। पाइरोलोसाइट इज अ ओर, MnO2 is present in the nature in deposits
रॉ मटेरियल है ना बेटा KMnO4 बनाने का, MnO2, है ना। तो MnO2 से KMnO4 बनाते हैं, तो इसलिए KMnO4 डायरेक्ट यूज करने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी प्रोसेस को एक्सपेंसिव नहीं करना है। तो MnO2 ले लो, एसिडिक मीडियम ले लो, और इसके साथ आप यहाँ पे KX, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, X2, और मैंगनीज कहाँ चला जाएगा, MnSO4 में। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे X नॉट इक्वल टू क्लोरीन, इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। -1 से कहाँ चला गया। अब देखो इनकी टेस्टिंग का बात कर लेते हैं। वैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसकी टेस्ट भी मैंने आपको करा रखा है ना। बताओ, क्योंकि ये कलर्ड है तो आसान है इनकी टेस्टिंग। एक तो होता है सॉल्वेंट टेस्ट, जिसको लेयर टेस्ट भी बोलते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। लेयर टेस्ट क्या होता है कि आप Br- से Br2 बना लो। कैसे बनाओगे, ऑक्सीडाइज करके। एंड Br2 को ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि KBr जब है तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। Br- यहाँ जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे Br2 बनेगा, तो ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रखेंगे। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेलेक्टिवली जिस कलर का ये है वो कलर बन जाता है। ब्रोमीन है तो पूरा ब्राउन हो जाएगा, ऊपर बड़ा गजब का ब्राउन कलर दिखाई देगा, नीचे कलरलेस दिखाई देगा। तो ये लेयर टेस्टिंग है। अरे बताओ ना, नॉन पोलर है ना Br2, सब पढ़ा है ना। तो लेयर टेस्टिंग में हो गया। अब बस मैं ऐसे नाम ले ले रहा हूँ, समझ लो। Br2 का समझ में आ गया ना। कितने लोग कह रहे हैं Cl- का, तो चलो ये सॉल्वेंट टेस्टिंग बहुत यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कलर, उतना ब्रिलियंट कलर नहीं होता है इसका, लाइट कलर का ही होता है। तो फिर क्लोरीन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है टेस्टिंग करने का, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। वेरी गुड। क्या यूज करते हैं उसमें, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+N। सबको याद है ना, बोलो। वही क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, CrO2Cl2। ये कंफर्म करना हो कि वो क्रोमियम का ही कंपाउंड है या यही कंपाउंड है, तो NaOH में डाल करके, अगर येलो हो गया तो वही था, नहीं तो चांसेस है कि NO2 हो गया, हो सकता है चांसेस है कि Br2, क्योंकि ये भी, ये सब आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है। वैसे एक लेयर टेस्टिंग हो। अगली चीज आती है हमारी कौन सी, आयोडीन का। तो आयोडीन का ही सॉल्वेंट का जो लेयर है वो कैसा हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन के और भी टेस्ट हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, आप लोगों ने पढ़ना है। तो I- बिस्मथ +3 के साथ रिएक्ट करके BiI3 का ब्लैक कंपाउंड बनता है। कुछ याद आ रहा है, ग्रुप 2। और फिर अगर KI आप एक्सिस में ले लो तो ये BiI4- बन जाता है। तो देखो घूम फिर करके ना वही सारे रिएक्शन है। और कौन सा यूज होगा, लेड एसीटेट के साथ आयोड I- डालोगे, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी ओके, गॉट इट। तो ये सारे इनकी टेस्टिंग्स है, इनके रिएक्शंस है, तो अब इनमें खास कुछ बचा नहीं रह गया है। अब हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। बताओ भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन है, क्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। रिएक्टिविटी में मैं किससे किससे डिस्कशन करता हूं जनरली, जनरली हाइड्राइड, ऑक्साइड, यही करते थे ना, एन हेलाइड करते थे, बोलो। तो सबसे पहला मैं डिस्कशन करूंगा रिएक्शन विथ, लिखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन।
कर लिया? क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? हेलोजेंस डायरेक्टली कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। HF बन गया। Cl2 ले लोगे, H2 के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? HCl। एंड Br2 ले लोगे, H2 के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? HBr। बोलो। H2I2 का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। लो, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसलिए HI डिकम्पोज भी करता है, हालांकि डिकम्पोजिशन स्लो है बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, बाकियों का डेल्टा जी इज क्वाइट नेगेटिव, वेरी वेरी लेस देन जीरो। अगला लिखिए। अच्छा बेटा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह का क्या ऑर्डर आएगा, तो बचपन सीख लो, जल्दी बता। HBr HI, यही होगा ना ऑर्डर? जल्दी बोलो। उधर जाओ तुम लोग, बहुत पिटोगे। HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr से ज्यादा, और ये तो वीक एसिड है, बोलो। ये सब स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर मैं एसिड का कैटेगराइजेशन करूं, तो एक तो तरीका हुआ वीक स्ट्रॉन्ग बोलने का, कि भाई एक वीक एसिड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एक डिस्कशन और भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये क्या बात है? ये कौन सी बात है? भाई ऐसे एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, कोई नाम बताएगा? हाँ, HNO3 वेरी पावरफुल। HNO3 का रिएक्शन बेटा नाइट्रोजन फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अब के टाइम में उसको बढ़िया से देख करके एकदम रट करके जाना है, ठीक है? HNO3, HNO2, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। इवन टू सम एक्सटेंट H2SO4 इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। लेकिन HCl, HBr, HI, ये सब कैसे हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख लो ये बात। HBr, HI and HCl and even HF also। HF को तो स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं रखेंगे, तो इसको साइड लाइन कर दो। HCl, HBr, HI आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नॉन ऑक्सीडाइजिंग कौन से एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। दे नॉन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझाऊं, तो याद है मैंने आपको बताया था पूरे 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर ही है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, ओनली कॉपर। तो इसलिए कॉपर को आप नॉर्मल HCl के साथ रिएक्शन कराओ और सोचो कि CuCl2 एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, जो कि जनरली होता है अगर जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो ZnCl2 हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यही कॉपर के साथ अगर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड था, यही अगर मैं HNO3 ले लूं, ये बेचारा डाइल्यूट भी है ना, तो भी डर के मारे ये कॉपर +2 में चला जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो इस वजह से कॉपर जीरो से कहां पहुंच गए? कोई बताएगा कॉपर डाइल्यूट के साथ क्या प्रोडक्ट आता है नाइट्रोजन का? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। कॉपर का डाइल्यूट के कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो सभी का प्रोडक्ट NO2 आता है। डाइल्यूट बताओ। क्यों परमित, तुम तो किताब भी ले गए थे पढ़ने के लिए। क्या क्या फायदा है जब ये सब चीजें करो तो? और क्लास में जो कराया था वो ज्यादा जरूरी नहीं था? तो हाँ ठीक है, कब पढ़ोगे? परसों एग्जाम के दिन। क्या आएगा? NO आता है, N2O नहीं बनता है बाबा, NO बनता है। N2O बनता है जिंक के केस में, आयरन के केस, ठीक है? जो एक्टिव मेटल्स हैं ऊपर, वो बनाते हैं N2। और ज्यादा एक्टिव ले लोगे तो अमोनिया तक मिलता है, ठीक है?
तो कॉपर NO3 होल ट्वाइस एंड NO। तो आप ये बात लिख लेना कि भाई HCl HBr HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। इसलिए ऐसे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये उनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करेंगे। सिंस दे आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, they will not evolve hydrogen gas with metals having positive value of standard reduction potential। पॉजिटिव किसका होता है भाई, सबको याद है कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के नीचे वाले ये है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं। बट इनके ऊपर वाले, हाइड्रोजन के ऊपर वाले, जिंक, मैंगनीज, इन सब के साथ रिएक्ट करेगा। देखो यहां रिएक्ट किया ना। बट दे कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ metals having negative value of standard reduction potential। वर्ड ध्यान देना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में यूज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलिए। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके। अच्छा, मैंने आपको बताया कि HF इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, बोलो ना। हाँ, लेकिन अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं। HF इज हाईली कोरोसिव एसिड। HF इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। कहने का मतलब ये कि HF इतना खतरनाक है कि ये जो ग्लास होता है ना, ग्लास, उस पे इचिंग कॉज कर देता है। मतलब अगर आपके पास ये ग्लास है और यहां गलती से HF गिर गया, तो जितने दूर गिर गया ना उतने दूर गड्ढा क्रिएट कर देगा, इसके अंदर होल क्रिएट कर देगा। इतना डेंजरस। अब ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। एक्चुअली ये सब प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। मैं बीटेक में गया था फर्स्ट ईयर में, नहीं फर्स्ट ईयर नहीं, कोर ब्रांच में जब गया था, सेकंड ईयर में गया था। तो सेकंड ईयर के अंदर हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना था कि HF इज हाईली कोरोसिव एंड ये ग्लास पे इचिंग कॉज करता है। हम लोग के अंदर एक सिलेबस था जिसके अंदर ग्लास इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना था हम लोग को। तो उसके अंदर जाकर के ये देखना था। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कराया था वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसमें क्या था कि आप एक ग्लास का स्लैब लोगे, छोटा सा पतला सा जो होता है। अब इसको ना वैक्स, वैक्स तो जानते हो सब लोग, तो गर्म करके मोल्टेन फॉर्म में इस ग्लास को उसके अंदर डिप कर देना था। डिप करने के बाद इसको उठा लेना था बाहर, तो वैक्स की कोटिंग हो गई इसके ऊपर चारों तरफ, कोटेड विथ वैक्स। अब जब वैक्स की कोटिंग हो गई तो वैक्स विल नॉट अलाउ HF टू एंटर, क्योंकि HF वैक्स को कोई रिएक्शन नहीं होता है। समझ रहे हो ना? लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि इस पे कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाना था। अब जो भी आपको इस पे लेटर्स लिख लो, तो मैंने उस पे ऐसा स्टार मार्क कर दिया था। मेरे टाइम में एक सीरियल आता था, मैं बड़ा फैन था, शक्तिमान वाला, ये उसी का सिंबल। तो ये करके मैंने मतलब पिन लेकर के मैंने ऐसा स्क्रैच करके उतने दूर का मोम हटा दिया था, बस ये इतना किया था ना। जो भी उस पे वैक्स की कोटिंग थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, एंड देन आई पोर्ड HF टू इट। ध्यान से बढ़िया से ग्लव्स वगैरह पहन करके किया था, ताकि मतलब गलती से हाथ वगैरह पे ना आ जाए। बहुत डेंजरस है HF, ठीक है? कितना डेंजरस है अभी थोड़ा देर बाद और भी समझाता हूँ।
तो इस पे मैंने ऐसे गिराया तो तुरंत यहां से फ्यूम्स आने लगे। ये पूछता एग्जाम में कौन सा फ्यूम निकल के आता है। तो HFSiO2 जो ग्लास का मेन कंपोनेंट है, जो ग्लास का मेन कंपोनेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके SiF4 गैस बनाता है। आपको याद है जितने भी हायर फ्लोराइड होते हैं सब गैस होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इजिली पोलराइजेबिलिटी नहीं शो करता है, इसलिए इनका बॉन्डिंग बड़ा अच्छा नहीं होता है सेकेंडरी फोर्सेस, इनका लंडन फोर्सेस सबसे खराब होता है। इवन यूरेनियम जैसे हैवी मेटल के फ्लोराइड भी गैस होते हैं, इतना जबकि मॉलिक्यूलर वेट है तो भी। यूरेनियम अकेले 238 होता है, उसके साथ फ्लोरीन मिला दो कितना है, लेकिन फिर भी गैस है, क्योंकि उस UF6 बन गया ना, तो चारों तरफ जो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन हैव सच अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी कि ये इसको डिस्टॉर्ट ही नहीं होने देता है। डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा तो जो हमारा डाइपोल से इंड्यूस डाइपोल हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो इसका वॉन्डरवॉल या लंडन फोर्सेस बहुत खराब हो जाता है। इस वजह से एक्सेसिव फ्लोराइड आ जाए तो मॉलिक्यूलर वेट का ध्यान ही नहीं देना होता है बॉइलिंग पॉइंट बताने में। फ्लोराइड आ जाए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाएगा। तो ये SiF4 है, वो वोलेटाइल गैस। अच्छा, अगर ये SiF4 फर्दर HF के साथ कांटेक्ट में आ गया तो ये H2SiF6 भी कंपाउंड बन गया। तो जो फ्यूम्स होते हैं वो इन्हीं दोनों के मिक्सचर का मिलता है। इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक, ये डेल्टा H नेगेटिव भी होता है, तो पूरा वेपर फॉर्म में दिख रहा था। और बाद में गर्म पानी के अंदर, अच्छे से गर्म पानी के अंदर फिर से थोड़ी देर इस पे रखने के बाद, 2-3 मिनट के बाद गर्म पानी में ले जा करके इसको वैक्स की कोटिंग को हटा दोगे, हीट करोगे तो वो पिघल जाएगा मुंह में, वो हट गया तो उसके बाद वहां प्रॉपर ग्लास पे ये प्रिंट होके आ गया, इचिंग ऑफ द ग्लास, मतलब स्क्रैच कर दिया ग्लास के साथ। तो अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हम इस केमिकल को स्टोर कहाँ करें। तो इसको स्टोर करने के लिए मोनेल यूज करते हैं। मोनेल मतलब बेसिकली कॉपर का वो एलॉय होता है। तो कॉपर के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉपर, आप कहोगे क्या कॉपर से रिएक्ट नहीं करेगा HF? करता है, लेकिन उल्टा ये रिएक्शन उसको और स्ट्रांग बना देता है। जो कॉपर के फ्लोराइड्स होते हैं वो और अच्छे से कॉपर के साथ चिपक जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि फर्दर वो कॉपर को पैसिव कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे याद NO3 के साथ कुछ मेटल पैसिव रिएक्शन करते हैं। रिएक्ट किया इनिशियली, लेकिन बाद में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया उसके ऊपर, तो कॉपर फ्लोराइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। सो कॉपर इज स्टोर्ड इन, सॉरी, HF इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर ऑफ कॉपर और इट्स एलॉय, जिसको मोनेल बोलते हैं। मोनेल, MONEL, अगर मैं करेक्ट हूं तो। समझ में आया? अब HF मैं इतना डेंजरस क्यों बोल रहा हूं, एक तो ग्लास की वजह से साफ दिख रहा है आपको कितना डेंजरस, स्टोरेज की वजह से। दूसरा मैं बता रहा हूं, हमारे हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है उसको बाहर खींच सकता है, ये CaF2 बना के प्रेसिपिटेट बना। फ्लोराइड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल, फ्लोराइड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इज इनसॉल्युबल। फ्लोराइड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इज इनसॉल्युबल। समझ में आ रहा है? टिश्यूज के अंदर से कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है, मतलब पूरा फंक्शनैलिटी खत्म कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? बोन्स वगैरह सब, मतलब समझ जाओ यार तुम लोग, ठीक है, कितना बताऊं मैं। तो HF इज रियली रियली डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, सो ये एसिड उतना खतरनाक नहीं है जितना इसका कोरोसिव एक्शन है। ठीक है, एसिड तो फिर भी ठीक है, वीक एसिड है, इसका कोई इन फॉर्म ऑफ एसिड इसका कोई खास यूज ही नहीं है। गॉट इट? बाकी बेटा HCl, HBr, HI, ये सब तो आप जानते हो। इन सभी में से कौन सा ऐसा एसिड है जो रिड्यूसिंग एजेंट है? जैसे हमने कैटेगराइज किया कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो होगा। HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कोई बताओ इसका रिएक्शन जिसमें HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो। भरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद दिलाओ जिसमें बड़ा यूज हुआ हो इसका। कौन सा?
वो कौन सा था? तुम लोग को याद नहीं आ रहा है? ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड कार्बन, मतलब 6 कार्बन का चेन है। वो प्रूव करने के लिए हम लोग एचआई डालते हैं तो हेक्सेन बन जाता है। सारे ऑक्सीजन को, एल्डिहाइड एक अल्कोहलिक सबको गायब कर देता है वो। क्या यार तुम लोग, एचआई इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो देखो इसी में कितना डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा, तो आपने प्रिपरेशन देख लिया कैसे बना रहे हैं, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई सबको। F2Cl2Br2I2 और इनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी देख लिया है। अब आ जाओ, अगला लिखो। देखो अगर आपको टेस्टिंग करनी है Cl-Br-I- की, तो ये सब चीजें मालूम है ना बेटा, कर ही दिया ये सब डिस्कशन। ने आपको ये भी बता दिया। एंड नाउ कमिंग टू, हाँ जी, लिखिए। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया ना, अब किसके साथ रिएक्शन करें? नहीं, ऑक्सीजन का बाद में करूंगा, पहले लिखो रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि भाई कैसे F2Cl2Br2 ये सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl HBr HFHCl HBr बना रहे थे। HI का बनना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो अगर इनका वाटर के साथ रिएक्टिविटी किया जाए तो आयोडीन है तो सारे नॉन पोलर, F2 भी नॉन पोलर है, Cl2 भी नॉन पोलर है, Br2 भी नॉन पोलर है, I2 भी नॉन पोलर है। लेकिन क्योंकि F2Cl2Br2 ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और खास करके फ्लोरीन, तो इन सबके रिएक्शन देखो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो F2 रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस, ये जीरो से ऑफ कोर्स ये -1 स्टेट में जाएगा, प्रोड्यूसेस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। लिखो, क्योंकि इसका सिर्फ एक सिंगल स्टेट ही है जो कि -1 है। भाई क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के तो मल्टीपल स्टेट है ना, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो आप क्लोरीन को इसी की जगह ले लोगे वाटर के साथ, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात किया जाए तो F2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड ही आता है, ओजोन जैसी चीज, और तब जाकर के क्लोरीन एंड ये सब आने की कोशिश होती। तो ये वाटर में डाल करके यू कांट एक्सपेक्ट O2 एंड O3। तो ये जब जाता है तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, बनता क्या है HCl एंड HOCl। लिखो ये बात। यही Br2 डालते हैं तो वो भी डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, HBr एंड HOBr। ध्यान रखना बेटा, ये किसमें मैंने बताया है? नॉर्मल वाटर में, कोल्ड, कोल्ड वाटर, यहाँ भी कोल्ड। पानी गर्म कर लो तो इन हॉट वाटर व्हाट विल हैपन, दिस Cl2 विथ H2O अगर आप गर्म कर दो तो HCl प्लस HClO3 बना देते हैं। देखो +3 स्टेबल नहीं होता, सीधा +5 पे चला गया। Br2 के साथ हॉट वाटर यूज करो तो क्या बन जाएगा? HBr एंड HBrO3। ना, I2 पानी में डिसॉल्व नहीं होता, I2 डू नॉट डिसॉल्व, डू नॉट डिसॉल्व। बट बोलते हैं अगर आयोडीन
को पानी के साथ रखते हुए अगर KI डाल दो तो डिसॉल्व हो जाता है। ये लिखो ऐसे, आयोडीन डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट इफ KI इज एडेड along with water, पोटेशियम आयोडाइड, देन इट डिसॉल्व। अब बताइए आप लोग ऐसा क्यों? हम्म? आयोडीन कैसे डिसॉल्व हो जाता है, सोच के बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। KI डालने से वो डिसॉल्व क्यों होता है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। KI डालने से डिसॉल्व क्यों होता है, आप लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हो। पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही डालोगे I2 के साथ वो रिएक्ट करके K+ एंड I3- बना देगा। अब ये आयनिक कंपाउंड, इनको वाटर में डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या थी, आई नॉन पोलर है, इसको वाटर में डालोगे तो विच इज अ पोलर थिंग, इसलिए सॉल्युबल नहीं हो रहा था, डू नॉट डिसॉल्व। अब ये तो रिएक्ट कर जा रहे थे ना, ये भी घुल थोड़ी ना रहे थे, रिएक्शन हो जा रहा था इनका। ये तो आयोडीन का रिएक्शन भी नहीं हो पाता है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट पानी में डालोगे तो घुलता ही नहीं है। KI के साथ अगर आयोडीन को डाले पानी के अंदर तो घुल जाता है, क्योंकि ये KI3 बना लेता है, I3-। क्या I3- का सबको शेप ज्योमेट्री ये सब क्लियर है क्या? I3- कैसा होता है? लीनियर, मालूम है कैसे बेटा? आयोडीन आयोडीन आयोडीन, -1, लीनियर होता है। फ्री लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, I3- केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से के I3 इज लीनियर। सबको समझ में आया? तो आयोडीन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, but if do not dissolve in water, but if Ki is added, it gets dissolved। बाकी डिस्प्रोपोर्शनेट कर जा रहे हैं उनका अपना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से। भाई F2 तो सिर्फ एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां चला गया। क्लोरीन भी कायदे से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन भाई इसको ऑक्सीडाइज करके O2 नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। और डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी अगर आपको पता करनी है तो इनका नेट EMF निकालना पड़ेगा, तो आप देखना उसके हिसाब से आंसर करना, ठीक है? तो ये देखो चारों में से, इसीलिए देखो ना, क्लोरीन ब्रोमीन के रिएक्शन एक जैसे होते हैं मोस्टली। आप देखो जहां पे ब्रोमिनेशन करा रहे हैं वहां फ्लोरिनेशन भी अलग तरीके से कराना पड़ता है, आयोडीनेशन भी, क्योंकि इस तरह के उसकी काइनेटिक्स। ओके, हो गया भाई? नोट कर लिया यहां तक सबने? डन। ओके, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले बेस के साथ, मान लो सेम क्वेश्चन आ जाए बेस के साथ, आपको ऐसा बोल दे कि यू हैव Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो आप क्या आंसर करोगे? अगर ये हीटिंग नहीं किया है तो क्या बनाएगा ये? NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर ऑफ कोर्स। अब ये कैसे मैंने फटाफट बना दिया, क्योंकि क्लोरीन एक्वस है ना, पानी के साथ मिलते ही क्या बनेगा? HCl एंड HOCl। अब है तो ये दोनों एसिड ना, तो NaOH इसके साथ रिएक्ट करके NaCl, इसके साथ रिएक्ट करके NaOCl बना देगा। लेकिन यही क्लोरीन प्लस NaOH लेके अगर आपने गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस NaClO3। बोलो। सिमिलरली कित लिख लो विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। यही सेम चीज कितने लोग कह रहे हैं, ब्रोमीन का रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कराऊं तो NaBr, और ये हम लोग रेडॉक्स में कितनी बार पढ़े हैं भाई? हाँ, कितनी बार पढ़ा है ये सब रेडॉक्स में? अगर गर्म करोगे, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का एग्जांपल है। NaBrO3।
है ना। नोट करके लिख लेना, व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विद NaOH aqueous solution it forms, ऑफ कोर्स इसका एक प्रोडक्ट तो NaF आता है, लेकिन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की जगह पे इसका प्रोडक्ट आता है OF2। तो वाटर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्योर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन था, इस बार ये ऑक्सोफ्लोराइड है, इट इज नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड ना। देखो OF2 को ऐसे लिखना अच्छा है और Cl2O ऐसे लिखना अच्छा है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, कम वाले को लेफ्ट में लिखते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीजन FF ये -2 है, ये +1 है, ऐसा लिखना एकदम भारी गलती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, -1 ये +2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, -2, और ये +1। समझ में आया, क्लियर हुआ भाई सबको। अच्छा NaOH के साथ बेटा आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट NaI, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस ले लिया ना तो अब रिएक्शन हो जाता है इसके साथ NaOI, और यही अगर I2 प्लस NaOH लेकर के गर्म कर दिया तो NaI प्लस NaIO। नोट इट डाउन, यहां तक हो गया सबका। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इनका, इनके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, इनका वाटर के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हाँ बेस के साथ भी देख लिया, लिखो रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन का ही रिएक्शन हेलोजन के साथ, तो कंपाउंड क्या बनता है, इंटर हेलोजन। तो हेडिंग क्या होना चाहिए, इंटर हेलोजन, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद अनदर हेलोजन। वैसे इसमें ना ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये दोनों लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, रादर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट जो हेलोजन मिल रहे हैं उनमें उनकी शेप एंड ज्योमेट्री और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे देखो भाई F2Cl2Br2I2 ये सब तो हेलोजन है, लेकिन एक्स डैश की अब मैं बात कर रहा हूं, एक्स डैश का मतलब दूसरा हेलोजन। जैसे फ्लोरीन के साथ अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के सारे हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, मतलब IF बनता है, एंड उसके नीचे वाला BrF, उसके बगल वाला ClF। तो फ्लोरीन ने सबके साथ कंपाउंड बनाया, क्लोरीन इसके साथ बना ही चुका है, इन दोनों के साथ बना लो, ClBr, ICl, IBr। आ रहा है क्या बात समझ में, कितने बन गए भाई देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, 3 2 और 1, 6 बनने चाहिए, कितने बने, 6 बन गए क्या, हाँ ठीक है फिर कोई दिक्कत। अरे इसका बाबा चारों के साथ करा दिया, इसका बाकी दोनों के साथ, इसका एक के साथ, समझ गया तुम लोग, ठीक है। X X-3 एग्जाम्पल में अगर अब मैं बात करूं IF3, ClF3, BrF3, बोलो भाई, तो बन रहे ना, बताओ इनका शेप कैसा होगा, ClF3 का शेप कैसा होगा, बोलो। फिर X X-5 IF5 एंड X X-7, आपको याद है ना IF7, ये तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल,
बोलो। और IF5 कैसा होगा? एक लोन लोन पेयर है ना, स्क्वायर पिरामिडल। अरे बाबा बोलो यार, तुम लोग समझ में आ रहा है? आयोडीन एक लोन पेयर है बेटा, बाकी सब फ्लोरीन फ्लोरीन। तो स्क्वायर पिरामिडल है। ये कैसा है जल्दी बताओ। देखो दो लोन पेयर है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, Cl मान लो, ऊपर F, इधर F और इधर F, बेंड T या फिर एरो। एरो ना, बेंड T और एरो। ध्यान रखना ये प्लेनर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये और ये तीनों एक प्लेन में आ जाते हैं। सबको मालूम है ना, हाइब्रिडेशन वगैरह सबको मालूम है। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होंगे ये भी मालूम है, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल का लेंथ अलग अलग होता है। बेटा ये सारी बातें मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई हुई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ओके। हाँ, क्या चीज? इंटर हेलोजेंस? हाँ क्यों नहीं, अब 7 के बाद कहाँ जाओगे, जान लोगे क्या तुम? अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर जैसे IF7 है, वैसे ही क्या ICl7 IBr7 एग्जिस्ट करते, ये पूछ रहे हो? तो देखो, इसमें साइज की प्रॉब्लम आती है बेटा। आयोडीन इज द लार्जेस्ट हेलोजन और फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट। तो इसलिए देखोगे ना, हायर स्टेट तक जाओगे तो सिर्फ फ्लोराइड के ही चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। सो IF7 तो मिलता है, बट ICl7 आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही 5 के अंदर चले जाओगे, 5 के अंदर तो फ्लोराइड ही मिलेंगे। कौन कौन सा फ्लोराइड? IF5, फिर BrF5, फिर ClF5, इफ आई एम राइट। ओनली फ्लोराइड। इवन 3 के अंदर भी देखो 4 तरह के मिलते हैं, फ्लोराइड तो सभी के मिलते हैं, आयोडीन का क्लोराइड मिल जाता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और मोनो में तो आपको सबको मालूम है, साइज की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो। ठीक है, गॉट इट। हम्म। चलो, तो इस पे एक बस इंटर हेलोजन का थोड़ा वाटर के साथ रिएक्शन डिस्कस कर देता हूं, एंड देन वी आर डन। कहाँ गया इंटर हेलोजन? आसान है, वो कर लोगे तुम लोग। चलो जल्दी बताओ तो। मान लो तुम्हारे पास IF आ गया। अरे ये बताओ, IF की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या F2 की? सॉरी, रिएक्टिविटी तो F2 की बहुत ज्यादा होगी। IF वर्सेस I2 कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? I2 नॉन पोलर है, IF पोलर है। तो बताओ IF रिएक्टिव होगा ना। इस पे कैसा स्टेट आएगा, माइनस, इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो H2O जाके किस पे अटैक करेगा, आयोडीन एंड फ्लोरीन में H2O किस पे अटैक करेगा जाके? आयोडीन पे। इस पे पार्शियल पॉजिटिव था। तो HOI बनेगा इसका प्रोडक्ट, और साथ में क्या बनेगा, H+and F- से HF। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? ऐसे अगर आपके सामने ClF दिया हो तो सब समझ में आ रहा है यार तुम लोग को। HOCl जिसपे पॉजिटिव उसका ऑक्सी कंपाउंड बनता है, और जिसपे नेगेटिव उसका सीधा। ठीक है, तो अगर इसी की जगह NaOH ले लेगा तो भी बना दोगे NaOCl। एंड विद दिस गाइस वी आर डन विद दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही। तो नोबल गैसेस का बचा रह गया है, और थोड़े से इसका पार्ट बचा रह गया, वो अगली अगली क्लास में खत्म करा दो। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।